आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10 की पुस्तक से भूगोल के प्रश्न अध्याय 3 जल संसाधन। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो यह 22% प्राप्त होता है। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो जल से विद्युत प्राप्त होता है 22%। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है। किस शासक के काल में बृहत स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील की निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो भोपाल झील की निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सीरी कोट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज बनाया था इल्तुतमिश ने। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज एक विशिष्ट तालाब बनाया था। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल अनेक उपयोग में समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई दोनों के काम आती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांधों को। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनका मानना था कि इस परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण तथा नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है।
मूल रूप से शुरू से यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने से पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन को लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9490 गांव, 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता की पूरी करेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृष्णा कावेरी नदी पर विवाद खड़ा हुआ है? तो कृष्णा कावेरी नदी पर विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश सरकारों को आपत्ति जताए जाने से हुई है। इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने खाली स्थान अथवा खाली स्थान जैसे वाहिकाओं, नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाएं नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई है। स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियां में और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण और अनेक विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए कौन सा तरीका आम था? यह तरीका है जल वर्षा, छत वर्षा जल संग्रहण। राजस्थान में पीने के पानी को जल एकत्र करने के लिए छत पर जल का संग्रह किया जाता है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। कथन एक कह रहा है खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, जैसे जैसलमेर में खादिर और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जौहर। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। दोनों सही है और इसमें सत्य कथन ही खोजना था। लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को
खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खदीना और अन्य क्षेत्र में जौहर इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा टांका होता था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन पद्धति है जिसे पालर पानी के नाम से जानते हैं? तो पालर पानी के नाम से जानते हैं टका को। वर्षा जल टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। इसे जल की कमी वाला ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांका को के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। यह रोचक है इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। मेघालय की वह शहर जहां छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, तो मेघालय के छत वर्षा जल संग्रहण शिलांग में होता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है कि चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति खाली स्थान से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कमी होती जा रही है। पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कमी होती जा रही है। तो यहाँ खाली स्थान में इंदिरा गांधी नहर होगा। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। भारत के किस क्षेत्र में बांस के पाइप द्वारा झरना जल का संग्रह एक सदियों पुरानी प्रणाली है? तो यह है मेघालय में। इसे बांस ड्रिप तंत्र के नाम से भी जानते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट
घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।